हमारा जो टॉपिक है आज का वो बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारा टॉपिक है मीटिंग्स ऑफ कंपनी। तो मीटिंग्स ऑफ कंपनी की जब हम बात करेंगे तो कंपनी की मीटिंग्स में सबसे पहले हम बात कर रहे हैं मीटिंग ऑफ मेंबर्स की। जब मेंबर्स की मीटिंग की बात करते हैं तो मेंबर्स की मीटिंग कई तरह की हो सकती है बेटा। मेंबर्स की मीटिंग को हम बोलते हैं जनरल मीटिंग। अब जनरल मीटिंग एनुअल जनरल मीटिंग भी हो सकती है जो पूरा साल खत्म होने के बाद एक बार होती है, या फिर मेंबर्स की मीटिंग अदर जनरल मीटिंग्स भी हो सकती है जो साल के बीच में कभी भी बुलाई जा सकती है। ठीक है, तो उसे हम क्या कहते हैं, जनरली ईजीएम कहते हैं। तो एजीएम एंड ईजीएम ये हम आगे आगे डिटेल से अभी पढ़ेंगे कि एजीएम में क्या क्या होता है, ईजीएम में क्या होता है। अब बात आती है कि जब आप मेंबर्स की कोई भी मीटिंग बुलाते हो तो उस मीटिंग का प्रॉपर वे में मीटिंग कन्वीन्ड होना। कन्वीन्ड का मतलब मीटिंग को बुलाना, प्रॉपर वे में मीटिंग बुलाना बहुत जरूरी होता है। तो हमें सबसे पहले हम बात कर रहे हैं सेक्शन 101 से। यहां पे हम सेक्शन 101 से लेके सेक्शन 109 तक पढ़ेंगे जो हमारी मीटिंग की बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए मीटिंग हमारा जो टॉपिक है, नोटिंग आपको मेरे साथ साथ करनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। मीटिंग ऑफ कंपनी सेक्शन 101 टू 109। फर्स्टली हम केवल इन सेक्शंस की बात कर रहे हैं। ठीक है, ये मैनेजमेंट से, मीटिंग के मैनेजमेंट से रिलेटेड सेक्शंस हैं। सेक्शन 101 सबसे पहले हम इसमें बात करेंगे सेक्शन 101। तो सेक्शन 101 क्या कहता है? सेक्शन 101 कहता है साहब, फॉर ए मीटिंग टू बी properly for a meeting to be properly convened तो बोले फॉर ए मीटिंग टू बी प्रॉपरली कन्वीन्ड मतलब एक मीटिंग को प्रॉपरली बुलाने के लिए आपको क्या क्या करना पड़ेगा? आपको करना पड़ेगा, आपको प्रॉपर नोटिस। आपको क्या करना पड़ेगा? आपको प्रॉपर नोटिस देना पड़ेगा। किसको देना पड़ेगा? टू प्रॉपर पर्सन। मतलब प्रॉपर नोटिस का मतलब सही नोटिस जाना चाहिए। किसके पास जाना चाहिए? प्रॉपर पर्सन, मतलब सही पर्सन के पास जाना चाहिए। इन प्रॉपर टाइम मतलब सही टाइम लिमिट्स में जाना चाहिए। बाय प्रॉपर अथॉरिटी। प्रॉपर अथॉरिटी ने दिया हुआ होना चाहिए। भाई कोई भी नोटिस दे देगा तो मीटिंग थोड़ी ना हो जाएगी। कोई किसी भी पर्सन के नोटिस देने से मीटिंग नहीं हो जाएगी। तो सिंपल सी बात समझिए साहब, आप कहते हैं मीटिंग की बात कर रहे हैं तो सेक्शन 101 कहता है कि एक मीटिंग जो है वो प्रॉपरली कन्वीन्ड होनी चाहिए, सही तरीके से बुलाई गई होनी चाहिए। अब आप कहते हैं सर कब कहेंगे कि कोई मीटिंग सही तरीके से बुलाई गई है? तो हमने कहा प्रॉपर नोटिस होना चाहिए, प्रॉपर पर्सन को दिया जाना चाहिए, प्रॉपर टाइम में दिया जाना चाहिए और प्रॉपर अथॉरिटी के द्वारा दिया जाना चाहिए। अगर आपने ये चार काम प्रॉपरली कर लिए तो हम मान लेंगे कि जो मीटिंग आपने बुलाई है वो प्रॉपरली कन्वीन्ड मीटिंग है, प्रॉपरली बुलाई गई मीटिंग है। अब बात आती है साहब, सबसे पहली चीज आप बता दो सर ये प्रॉपर पर्सन कौन होता है? प्रॉपर
पर्सन। ठीक है सर। तो हमें जिस आदमी को नोटिस देना है वो नोटिस वाला प्रॉपर पर्सन कौन है? तो मैंने कहा भाई प्रॉपर पर्सन की जब आप बात करते हो तो सबसे पहले तो आप कहो मेंबर्स की मीटिंग है, तो आप कहो साहब मेंबर। मेंबर खुद मेंबर कंपनी का शेयर होल्डर खुद। ठीक है साहब। और सर मेंबर तो नहीं है, तो मैंने कहा मेंबर का लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ डिसीज्ड मेंबर। मतलब आप कहते हो साहब मेंबर मर गया, आप कहते हो साहब मेंबर तो मर गया, मेंबर तो सर अब है ही नहीं, सर मेंबर तो अब है ही नहीं, हम क्या करें? तो डिसीज्ड मेंबर का जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव है वो आ जाए साहब। ठीक है। और इसी में इंसॉल्वेंट मेंबर्स असाइनिंग, इंसॉल्वेंट मेंबर की जगह जिसको असाइन किया गया वो पर्सन आ जाएगा। ठीक है। तो मेंबर को दो, मेंबर को नहीं, मेंबर मर गया साहब तो उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव को दो। अगर मेंबर इंसॉल्वेंट हो गया तो कोर्ट ने उसको जिसको उसकी जगह असाइन किया है उसको दे दो। ठीक है साहब। और किसको दोगे? और आप नोटिस भेजोगे कंपनी के डायरेक्टर को। और किसको भेजोगे साहब? और नोटिस भेजोगे ऑडिटर को। तो फिर सर नोटिस प्रॉपर पर्सन कौन कौन है, सॉरी प्रॉपर पर्सन कौन कौन है जिन जिनको नोटिस भेजना है? एक तो नोटिस भेजना है मेंबर को, मेंबर मर गया तो लीगल रिप्रेजेंटेटिव को, अगर मेंबर इंसॉल्वेंट हो गया तो उसके असाइनी को, डायरेक्टर को और ऑडिटर को। डन? समझ गए किन किन को नोटिस भेजना है? तो पहला एक काम हो गया साहब, हमने प्रॉपर पर्सन समझ लिया, प्रॉपर पर्सन हमने समझ लिया। क्लियर? इतना नोट कीजिए, आगे बढ़ते हैं। इतना नोट कीजिए, आगे बढ़ते हैं। डन? हटा दो ये वाला पोर्शन, प्रॉपर पर्सन। यस सर। अब प्रॉपर पर्सन के बाद आता है प्रॉपर नोटिस। प्रॉपर पर्सन के बाद आता है साहब प्रॉपर नोटिस। तो प्रॉपर नोटिस कौन सा माना जाएगा? बोले प्रॉपर नोटिस शुड कंटेन, प्रॉपर नोटिस शुड कंटेन्स, क्या क्या आएगा प्रॉपर नोटिस में? डे, डेट, टाइम एंड प्लेस। डे, डेट, टाइम, प्लेस एंड also contain agent
एजेंडा ऑफ मीटिंग ऑल्सो कंटेन एजेंडा ऑफ मीटिंग। बेटा एजेंडा ऑफ मीटिंग का मतलब क्या है? व्हाट इज एजेंडा? एजेंडा का मतलब है आपको मीटिंग में करना क्या है, मीटिंग का काम क्या है, मीटिंग में क्या चीजें डिस्कस करने वाले हो, क्या चीजें डिस्कस करने वाले हो। तो आप यहां पे लिखिए एजेंडा। एजेंडा का मीनिंग क्या है? लिस्ट ऑफ बिजनेस, या बिजनेस का मतलब होता है काम। मीटिंग का बिजनेस क्या है? मीटिंग का बिजनेस है वो टॉपिक्स, वो काम जिनको डिस्कस करना। लिस्ट ऑफ बिजनेस मैटर्स टू बी डिस्कस इन मीटिंग। ठीक है सर। ओके, अब बात आती है साहब, कुछ पॉइंट्स याद रखने आपको, कुछ पॉइंट्स याद रखने। आपने एजेंडा दे दिया, आपने एजेंडा दे दिया, तो चेयरमैन, जो मीटिंग का चेयरमैन होता है, जो चेयरमैन होता है, हैज पावर टू चेंज द ऑर्डर ऑफ मैटर डिस्कस। ओके, मैटर टू बी डिस्कस। भाई मान लो मैं आज की मीटिंग का चेयरमैन हूं, तो अगर मैं मीटिंग का चेयरमैन हूं, तो मीटिंग में जो जो काम करने हैं, आपने 10 काम की लिस्ट दी है कि भाई 10 बातों पे डिस्कशन करना है, तो मैं ये डिसाइड कर सकता हूं कि पहले कौन सा काम डिस्कस करना है, कौन सी बात डिस्कस करनी है, उसके बाद कौन सी बात डिस्कस करनी है। आपने 10 नंबर की 10 काम की लिस्ट बना के दी, अब मैंने कहा चलो पहले 5th पॉइंट पे डिस्कशन करते हैं, तो आप ये नहीं कह सकते नहीं सर मीटिंग में इस ऑर्डर में हमें लिख के दिया था तो इसी ऑर्डर में करना है। नहीं, मीटिंग का जो चेयरमैन होता है वो ऑर्डर चेंज कर सकता है। क्यों कर सकता है? चेयरमैन इज द कोऑर्डिनेटर ऑफ मीटिंग, क्योंकि चेयरमैन को मीटिंग का कोऑर्डिनेटर माना जाता है। सो ही कैन अरेंज द मैटर्स इन एनी ऑर्डर। तो वो किसी भी मैनर में, किसी भी मैनर में, किसी भी ऑर्डर में मैटर्स को क्या कर सकता है? डिस्कस कर सकता है। ओके, क्लियर? तो ये बात हुई प्रॉपर नोटिस की, प्रॉपर नोटिस की। और बात करनी है, अभी इतना तो नोट कीजिए। प्रॉपर नोटिस, यहां तक आप समझ गए? प्रॉपर नोटिस में हमने क्या कहा? प्रॉपर नोटिस में कहा देखो क्या क्या होना चाहिए कि भाई एक मीटिंग का नोटिस कब प्रॉपर माना जाएगा? मीटिंग का नोटिस प्रॉपर माना जाएगा साहब, मीटिंग कब होनी है? मीटिंग होनी है साहब वेडनेसडे को होनी है। कितने बजे होनी है? 11 बजे होनी है। कहां पे होनी है? मेरे रजिस्टर्ड ऑफिस पे होनी है। ठीक है साहब, टाइम बता दिया, डे बता दिया, डेट बता दी। डेट क्या है साहब? 24 है। तो हमने सारी चीजें आपको बता दी, और मीटिंग में ये मैटर्स डिस्कस करेंगे, बता दिया साहब। क्लियर?
लिख लिया? हाँ जी, नोटेड, आगे बढ़े। यस सर। चलिए, अब बात आती है, मान लो साहब कंपनी ने किसी मेंबर को मीटिंग का नोटिस नहीं दिया। कंपनी ने किसी मेंबर, मैंने कहा साहब आपको आगे लिखना है, कंपनी मेंबर ये लो साहब, कंपनी ने मेंबर को नोट गिवन नोटिस, कंपनी ने मेंबर को नोट गिवन नोटिस, कंपनी ने मेंबर को नोटिस नहीं दिया साहब। अब क्या होगा? अब क्या होगा? तो बोले सबसे पहले एक्सीडेंटल ओमिशन, एक्सीडेंटल ओमिशन। अगर एक्सीडेंटल गलती से, अगर गलती से कोई मेंबर को नोटिस दिया जाना छूट गया, गलती हो गई साहब, कोई इंटेंशन नहीं था, कोई इंटेंशन नहीं था, कोई रीजन नहीं था, कोई मिस्टेक हो गई, टेक्निकल एरर आ गई, गलती हो गई साहब, मीटिंग को क्या माना जाएगा? वैलिड माना जाएगा। बट डेलिब्रेट ओमिशन, मीटिंग इनवैलिड। तो भैया मीटिंग को क्या मान, जानबूझ के नोटिस नहीं दिया साहब, इनवैलिड मानी चाहिए। एक बात बताओ, मान लो आज मेरी एक कंपनी है, मैं उसका 60% शेयर होल्डर हूं और बाकी 40% में सारे शेयर होल्डर्स हैं। अब आपने सारे 40% शेयर होल्डर्स को नोटिस बांट दिए और मुझे नोटिस ही नहीं भेजा, मुझे नोटिस ही नहीं भेजा। क्या आप ये बोलेंगे कि सर हमने तो मेल भेज दिया था, मेल आपके पास पहुंचा नहीं होगा? क्या आपको मुझसे कंफर्म करना चाहिए था? क्या आपको चेक करना चाहिए था? क्या आपको सारी चीजें पर्टिकुलरली मैनेज करनी चाहिए थी? केवल ये कह देना कि साहब मेल नहीं पहुंचा होगा, लेटर नहीं पहुंचा होगा, क्या वो एक्सीडेंटल एरर मान लिया जाएगा? नहीं, वो डेलिब्रेट माना जाएगा। तो भाई सिंपल सा कहने का मतलब है कि आपसे ये उम्मीद की जाती है कि क्या आपने जो सारे प्रिकॉशंस होने चाहिए थे वो लिए थे, तब तो ठीक है कि हाँ भाई आपने चेक किया था, नोटिस गया है, प्रॉपर गया है, एक इंपॉर्टेंट पर्सन है, ठीक है। अब नॉर्मली आप कहते हो किसी आदमी के पास एक शेयर था पूरी कंपनी का और आपने पोस्ट से भेज भी दिया, नॉर्मली पोस्ट सबके पास पहुंच जाता है, ठीक है, लेकिन भाई जो इंपॉर्टेंट पर्सन था उसका तो आपको चेक करना चाहिए था। तो आपको देखो, अगर आप ये डिसाइड कर पाते हो, आप अगर ये साबित कर पाते हो कि एक्सीडेंटल ओमिशन है, कुछ सब मान लेंगे हाँ भाई ये काम गलती से हुआ, तो ठीक है, मीटिंग वैलिड है। अगर ये साबित हो जाता है, ये प्रूव हो जाता है कि साहब वो एक्सीडेंटल नहीं, वो तो डेलिब्रेट ओमिशन था, तो फिर मीटिंग को क्या मान लिया जाएगा? इनवैलिड मान लिया जाएगा। तो सिंपल सा, हमें देखो वो फैक्ट्स पे डिपेंड करता है कि फैक्ट्स क्या है। हमारे लिए प्रोविजन काम आता है, प्रोविजन कहता है अगर एक्सीडेंटल ओमिशन है मतलब गलती से हुआ है तो मीटिंग वैलिड है, अगर जानबूझ के किया गया है तो मीटिंग इनवैलिड। डन, ये आपका रूल। तो सिंपल सी बात है, अगर कोई कंपनी अपने मेंबर को नोटिस नहीं भेजती है, तो अगर गलती से नोटिस नहीं दिया गया तो मीटिंग को वैलिड माना जाएगा, अगर जानबूझ के नहीं दिया गया तो मीटिंग को इनवैलिड माना जाएगा। चलिए सर, इसके नीचे आपको एक नोट भी लिखना है।
इसके नीचे आपको एक नोट भी लिखना है। नोटिस टू बी सर्व्ड इन फर्स्ट नेम ऑफ जॉइंट होल्डर। ये लो सर। अब मान लो बेटा, मान लो किसी कंपनी में शेयर मैंने और कनिका ने जॉइंटली परचेज कर रखे, मतलब शेयर होल्डर में हमारा नाम जॉइंटली लिखा हुआ है, विकसित कनिका। फर्स्ट शेयर होल्डर इज विकसित एंड कनिका, जॉइंट शेयर होल्डर्स। ठीक है, अब पहले नाम मेरा लिखा हुआ है, बाद में नाम कनिका का लिखा हुआ है। अब कंपनी जब नोटिस भेजेगी तो कंपनी नोटिस भेजेगी पहले नाम वाले से, जैसे उन्होंने मेरे नाम पे शेयर नोटिस भेज दिया विकसित। अब जो पोस्टमैन डाक लेके आएगा, कोरियर लेके आएगा, वो क्या करेगा, वो आके पूछेगा विकसित का कोरियर है, वो विकसित को पोस्ट दे देगा। मैंने पढ़ लिया। अब कनिका ये कहती है कि आपने कंपनी कनिका कंपनी को कहती है कि आपका नोटिस इनवैलिड है। क्यों इनवैलिड है, आपने मुझे तो नोटिस भेजा ही नहीं आपने। तो कंपनी कहती है कि अगर कोई जॉइंट शेयर्स है, जॉइंट शेयर होल्डर है, तो नोटिस हमेशा फर्स्ट होल्डर के नेम से दिया जाएगा, जिसका नाम पहले लिखा हुआ होगा उसको जाएगा सर। ठीक है, क्लियर। ये था हमारा इसका फर्स्ट केस। फर्स्ट पॉइंट आप समझ लीजिए, इसी में जो अपन पढ़ रहे थे प्रॉपर नोटिस का फर्स्ट कैलकुलेशन एक्स केस लो बोल सकते हैं आप इसे, फर्स्ट केस बोल सकते हैं। ठीक है, इस पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एक कंपनी ने अब नोटिस भेजे, केस लो बनाया जा सकता है, प्रैक्टिकल टाइप क्वेश्चन बनाया जा सकता है, बताइए मीटिंग वैलिड है या इनवैलिड है। दो जने जॉइंट होल्डर थे, जैसे मैंने अभी केस बनाया, क्या मीटिंग को नोटिस को वैलिड माना जाएगा, इनवैलिड माना जाएगा, सो एंड डन। क्लियर, नोट कर लिया ये वाला। चलिए नेक्स्ट केस पे। यस सर, चलिए बेटा। अब बात आती है, मान लीजिए एक मेंबर है। सेकंड केस, मान लीजिए एक मेंबर है, एक मेंबर है रिक्वेस्टेड। एक मेंबर कंपनी को, एक मेंबर कंपनी को रिक्वेस्ट करता है। कंपनी, ए मेंबर रिक्वेस्टेड टू कंपनी फॉर सर्विस ऑफ नोटिस इन स्पेसिफिक मोड। जैसे जैसे कंपनी ने सबको नोटिस भेजा है ईमेल पे, मान लो कंपनी ने सबको नोटिस भेजा है ईमेल पे। अब वो कहता है नहीं नहीं मुझे तो नोटिस पोस्ट से भेजो, या कंपनी ने सबको पोस्ट से नोटिस भेजा है, नहीं वो कहता है साहब मुझे तो कोरियर से भेजो। तो ये कहता है कि साहब क्या कंपनी को उसकी बात मानने के लिए बाउंड है, क्या कंपनी उसकी बात मानने के लिए बाउंड है। तो बोले साहब कंपनी इज नॉट बाउंड, कंपनी इज नॉट बाउंड टू सर्व द नोटिस टू मेंबर, served the notice to member in
specific mode, in specific mode, requested by member, unless cost of such mode not paid by the member. ये लो सर। तो ये कहता है कंपनी किसी भी मेंबर के स्पेसिफिक मोड में नोटिस सर्व करने के लिए बाइंड नहीं है। कंपनी जैसे सबको नोटिस दे रही है वैसे ही उसको भी नोटिस देगी, लेकिन अगर वो मेंबर कंपनी को कॉस्ट पे कर देता है कि साहब एक नोट, कहता है आप सबको मेल से दे रहे हो, मुझे तो मेल समझ में नहीं आती, मुझे तो क्या भेजा कीजिए, पोस्ट से मैसेज भेजा कीजिए, ये लीजिए पोस्ट का पैसा मैंने आपके यहाँ डिपॉजिट करा दिया। तो अब भैया कंपनी को उसको पोस्ट से भेजना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि उसने पैसा दे दिया। तो भैया अगर आपको चाहिए तो पैसा दो, अगर आपको स्पेशल मेथड से चाहिए तो भैया आपको पैसा देना पड़ेगा। क्लियर? ये लीजिए साहब। तो ये आपका था प्रॉपर नोटिस, ये आपका था प्रॉपर नोटिस। डन? तो हमने बात की प्रॉपर नोटिस की, प्रॉपर पर्सन हमने समझ लिया, प्रॉपर नोटिस हमने समझ लिया। क्लियर है दोनों चीजें? यस। अब तीसरा आता है प्रॉपर टाइम। तीसरा जो आता है वो आता है बेटा प्रॉपर टाइम। प्रॉपर टाइम बहुत सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट है प्रॉपर टाइम। प्रॉपर टाइम। अब प्रॉपर टाइम क्या कहता है साहब? ये कहता है एटलीस्ट 21 क्लियर डेज। क्लियर डेज का मतलब पूरा दिन, पूरा दिन। आप ये नहीं कह सकते हमने सुबह 9 बजे नोटिस भेजा है तो आज का दिन तो पूरा ही पड़ा था आपके पास, हमने तो सुबह 6 बजे ही नोटिस भेज दिया था तो आज का दिन तो पूरा ही। भैया नहीं, आज का दिन गया, आज आपने नोटिस भेजा है मतलब आज के दिन को काउंट नहीं करना। वो कहता है जिस दिन मीटिंग होनी थी वो तो सुबह ही होनी थी, रात को होनी थी, तो आपके पास पूरा दिन पड़ा था वो तो काउंट नहीं। भैया जिस दिन मीटिंग होनी है उस दिन को काउंट नहीं करना, जिस दिन नोटिस सर्व कर रहे हो उसको काउंट नहीं करना। मतलब मीटिंग का दिन काउंट नहीं करना, जिस दिन नोटिस सर्व हुआ है, जिस दिन मुझे नोटिस मिला है उस वो वाला दिन काउंट नहीं करना। 21 क्लियर डेज। तो 21 क्लियर डेज बिफोर द मीटिंग। 21 क्लियर डेज बिफोर द मीटिंग। ठीक है साहब। सेकंड, वाई, अब मैं वही बात जो मैंने अभी बोली, वाहिल कंप्यूटिंग 21 क्लियर डेज, जब आप 21 क्लियर डेज काउंट करोगे तो द डे ऑफ सर्विस ऑफ नोटिस, सर्विस ऑफ नोटिस एंड द डे ऑफ मीटिंग बोथ एक्सक्लूडेड। मतलब जिस डेट को नोटिस की सर्विस की गई है, नोटिस सर्व किया गया है, और जिस डेट को मीटिंग है, वो दोनों चीजें उसमें काउंट नहीं होगी।
ठीक है साहब। फिर कहता है नोटिस if sent by एडवर्टीजमेंट। मान लो कंपनी ने नोटिस कैसे दिया, कंपनी ने न्यूज़पेपर में एडवर्टीजमेंट दे दिया, या फिर कंपनी ने सबको ईमेल भेज दिया, कंपनी ने सबको ईमेल भेज दिया। get served on the same day। तो हम ये मानेंगे, मान लो कंपनी ने आपको 1 जनवरी को, कंपनी ने आपको 1 जनवरी को एक ईमेल किया कि इस डेट को मीटिंग होने वाली है, तो ये मान लिया जाएगा वो नोटिस आपको किस डेट को मिल गया, 1 जनवरी को ही मिल गया। तो जिस टाइम कंपनी ने ईमेल किया, जिस दिन कंपनी ने ईमेल किया, ये मान लिया जाएगा नोटिस आपको उसी दिन मिल गया। ठीक है साहब। एडवर्टीजमेंट दिया तो मतलब अब 1 जनवरी को दिया, और तो 1 जनवरी को आपको मिल भी गया, सर्व भी हो गया। तो डेट जब आप काउंट करना स्टार्ट करोगे, तो क्या 1 जनवरी का दिन काउंट किया जाएगा या नहीं किया जाएगा? जब आप 21 डेज काउंट करना स्टार्ट करोगे, आपने 1 जनवरी को ईमेल किया था, तो क्या 1 जनवरी का दिन काउंट किया जाएगा क्या 21 डेज में, या नहीं किया जाएगा? क्वेश्चन है, क्वेश्चन आप सभी के लिए। क्वेश्चन आएगा इसका एग्जाम में, कंफर्म जवाब दीजिए। काउंट होगा, कैसे होगा? एक बात बताओ, हमने यहां क्या लिखा है? हमने यहां लिखा है कि वाहिल कंप्यूटिंग 21 क्लियर डेज द डे ऑफ सर्विस ऑफ नोटिस, मतलब जिस दिन नोटिस सर्व किया गया है उस दिन को एक्सक्लूड किया जाएगा। तो मैंने कहा मैंने 1 जनवरी को नोटिस भेजा है, तो डेट ऑफ सर्विंग ऑफ नोटिस क्या मानी जाएगी? 1 जनवरी, क्योंकि सेम डे को ही सर्व हुआ मान लिया जाता है। तो क्या 1 जनवरी काउंट होना चाहिए? क्या 1 जनवरी? आपने कहा जिस डेट को नोटिस सर्व किया जाता है, जिस डेट को सर्विस ऑफ नोटिस होती है, मतलब नोटिस रिसीव होता है, आप ये कहते हो मैंने आपको नोटिस दे दिया है, आपको मिल गया है, तो ये कहता है एडवर्टीजमेंट के केस में जब आप एडवर्टीजमेंट देते हो या जब आप ईमेल भेजते हो, उसी सेम डे को ये मान लिया जाता है नोटिस सर्व हो गया। तो क्या 1 जनवरी को मैंने ईमेल भेजा, तो 1 जनवरी की डेट को माना जाएगा डेट ऑफ सर्विसिंग। तो क्या डेट ऑफ सर्विसिंग को इंक्लूड करते हैं या नहीं करते हैं? नहीं करते हैं, काउंटिंग में नहीं आएगा 1 जनवरी। ओके, चलिए फिर आगे कहते हैं नोटिस इफ सेंट बाय पोस्ट, अगर नोटिस से पोस्ट में से भेजा जाता है, गेटिंग सर्व्ड बाय एट लीस्ट आफ्टर 48 आवर्स। ये लो साहब,
अब मान लो 1 जनवरी को मैंने आपको पोस्ट से नोटिस भेजा है, 1 जनवरी को मैंने आपको पोस्ट से नोटिस भेजा है, तो भैया डेट ऑफ सर्विस ऑफ नोटिस क्या मानी जाएगी? पहले तो डेट ऑफ सर्विस बताओ। 1 जनवरी को मैंने आपको पोस्ट से नोटिस भेजा है, तो डेट ऑफ सर्विस क्या मानी जाएगी? डेट ऑफ सर्विस 1 जनवरी मानी जाएगी या 3 जनवरी मानी जाएगी? 1 जनवरी मानी जाएगी या 3 जनवरी मानी जाएगी? क्योंकि 48 आवर 3 जनवरी। अब ये बताओ क्या 3 जनवरी काउंट होगा या नहीं होगा? काउंटिंग 3 जनवरी से स्टार्ट करेंगे या 4 जनवरी से स्टार्ट करेंगे? 4 जनवरी से, बिल्कुल, वेरी गुड, थैंक यू सो मच। चलिए साहब फटाफट से इसको नोट कर लीजिए, फटाफट से इसको नोट कर लीजिए। नोट करते ही ओके लिखें, आगे चलना है। या आपके पास एकदम समराइज नोट्स बन रहे हैं इसके? डन, ओके। हटा दूं? चलिए दो एग्जांपल देखते हैं फटाफट से, इसी के दो एग्जांपल। एग्जांपल अभी वाला ही एग्जांपल बता रहा हूं। आपने एडवर्टीजमेंट दिया या फिर ईमेल किया, एडवर्टीजमेंट या ईमेल ऑन 1 जनवरी, 1 जनवरी, तो भैया 1 जनवरी डेट ऑफ नोटिस सर्व हो गया, प्लस 21 डेज। क्लियर? क्लियर? 21 डेज मतलब ना तो ये काउंट किया जाएगा ना 21 इसके अगला। तो भैया मीटिंग कौन सी दिन होनी चाहिए? 1 जनवरी गया, 1 जनवरी गया, फिर 21 डेज पूरे पूरे जोड़ दो, 21 डेज पूरे पूरे जोड़ दो, 21 डेज पूरे पूरे जोड़ दो साहब, जोड़ दिए तो हो गया 22। अब मीटिंग कब होगी? 23 जनवरी, 23 जनवरी को। इसी तरह हमने कहा साहब आपने पोस्ट से भेजा है, पोस्ट से भेजा है कब? ऑन 1 जनवरी, तो 1 जनवरी को पोस्ट से भेजा है। अब पोस्ट से भेजा है तो +2 डेज, +2 डेज। पहले तो 2 दिन कौन से होंगे? 2 दिन बाद वो नोटिस सर्व किया हुआ माना जाएगा। उसके बाद 21 क्लियर डेज, उसके बाद 21 क्लियर डेज, तो ये बीच में दिन हो गए 23, तो 23 प्लस फर्स्ट 24, और मीटिंग वाला दिन भी अलग दिन होता है, तो ये हो जाएगा 25
जनवरी, 25 जनवरी। तो हम सिंपली एक क्रक्स बना सकते हैं, एक क्रक्स बना सकते हैं। मीटिंग, सॉरी, नोटिस डेट प्लस 22 days, that is डेट ऑफ मीटिंग। क्योंकि बीच में 21 होते हैं और मीटिंग अगले दिन होते हैं, तो आप नोटिस की डेट में 22 डेज ऐड कर दीजिए, मीटिंग की डेट आ जाएगी। नोटिस की डेट में 22 डेज ऐड कर दीजिए, मीटिंग की डेट आ जाएगी। और यहां पे नोटिस की डेट प्लस 24 डेज ऐड कर दीजिए, डेट ऑफ मीटिंग आ जाएगी। अब आपको दोनों में से जो भी तरीका याद रखना, आप चाहे ये बोल दीजिए बीच में 21 दिन अलग से रख देंगे, 22वें दिन मीटिंग, तो 22 हो जाएगा। ये भी छोड़ दो, ये भी छोड़ दो, यहां पे ये छोड़ दो, 2 दिन छोड़ दो, 21 छोड़ दो, 25 आ जाएगा। डन। क्लियर है? चलिए सर, अब बात आती है, क्या कभी 21 डेज से कम का नोटिस भी दिया जा सकता है क्या? मान लो कभी ऐसा आ जाए कि 21 डेज का नोटिस नहीं दिया गया, तो क्या कभी 21 डेज से कम दिनों का नोटिस भी दिया जा सकता है क्या? चलो देख लेते हैं, चलो देख लेते हैं। तो 21 डेज से कम का नोटिस, तो उसको बोलते हैं बेटा, उसको बोलते हैं शॉर्टर नोटिस, शॉर्टर नोटिस। शॉर्टर नोटिस। तो शॉर्टर नोटिस का मतलब क्या है? तो ये कहता है मीटिंग कैन बी कॉल्ड बाय, कैन बी कॉल्ड, सॉरी, कैन बी कॉल्ड एट शॉर्टर नोटिस। मतलब शॉर्ट नोटिस पे भी मीटिंग बुलाई जा सकती है, आप मना नहीं कर सकते साहब, मीटिंग बुला सकते हो, मीटिंग बुला सकते हो। इफ इफ बिफोर सेंडिंग, if before sending such a shorter notice, consent is obtained, consent is obtained। तो ये कहता है साहब, ये कहता है साहब कि मीटिंग शॉर्टर नोटिस पे भी बुलाई जा सकती है, लेकिन वो शॉर्टर नोटिस देने से पहले अगर आपने कंसेंट ले ली है तो, कंसेंट ले ली है तो। अब कंसेंट, कंसेंट किसकी लेनी पड़ेगी, कंसेंट किसकी लेनी पड़ेगी? तो देखिए, कंसेंट, कंसेंट required to call, consent required to call a meeting giving शॉर्टर नोटिस। मतलब आप शॉर्टर नोटिस देके मीटिंग बुलाना चाहते हैं। अब बात आती है कि साहब वो मीटिंग कौन सी है? मान लीजिए वो मीटिंग एजीएम है। एजीएम मतलब एनुअल जनरल मीटिंग, एनुअल
जनरल मीटिंग। एनुअल जनरल मीटिंग का मतलब जो मीटिंग साल में एक बार होती है, साल के एंड में। तो ये कहता है साहब एटलीस्ट 95% ऑफ द टोटल मेंबर एंटाइटल टू वोट, एंटाइटल टू वोट। इसका मतलब क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मान लीजिए किसी कंपनी में 100 शेयर होल्डर जो वोट देने वाले हैं, 100 मेंबर है, तो 95 मेंबर्स का एग्री होना जरूरी है। ये नहीं है कि जिनके पास 95% वैल्यू के शेयर हो वो एग्री हो जाएंगे, नहीं, 95 मेंबर एग्री होने चाहिए। ठीक है, अब किसी के पास एक शेयर है तो भैया वो भी 95 एक मेंबर की कैलकुलेशन में आएगा। तो 95% मेंबर्स क्या होने चाहिए, जितने टोटल नंबर ऑफ मेंबर है उसका 95% टोटल मेंबर्स का जो वोट देने के लिए एंटाइटल थे उनकी आपको कंसेंट लेनी पड़ेगी। तब आप एजीएम का नोटिस किसमें दे सकते हो, शॉर्टर नोटिस पे भी एजीएम बुला सकते हो। क्लियर? ये तो हो गया एजीएम के लिए। ये तो हमने बात कर ली किसकी, एजीएम। लेकिन मान लीजिए वो मीटिंग एजीएम नहीं है, वो मीटिंग एजीएम नहीं है, वो कोई अदर जनरल मीटिंग है, मतलब ईजीएम है। अदर जनरल मीटिंग कौन सी, जो एजीएम नहीं होगी वो ईजीएम होगी। अब इसमें आपको दो केस पढ़ने हैं साहब, इसमें आपको दो अलग अलग केस पढ़ने हैं। केस नंबर 1, केस नंबर 1, कंपनी हैविंग शेयर कैपिटल, मतलब ये शेयर कैपिटल वाली कंपनी है। ये कौन सी कंपनी है, वो कंपनी है जिस कंपनी में शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल। तो फिर एजीएम की बात नहीं कर रहे, ईजीएम की बात कर रहे हैं, शेयर कैपिटल भी है। तो फिर मेजॉरिटी, मेजॉरिटी ऑफ मेंबर्स, मेजॉरिटी ऑफ मेंबर्स होल्डिंग एटलीस्ट 95% of paid up share capital। ये लो सर, पेड अप शेयर कैपिटल। तो इन्होंने क्या कहा कि अगर वो एजीएम नहीं है, वो ईजीएम है या अदर जनरल मीटिंग है, तो आप जिस कंपनी में शेयर कैपिटल है उसके मेजोरिटी मेंबर्स, जैसे मान लो टोटल मेंबर मिला के 100 है, टोटल मेंबर मिला के 100 है, उन 100 मेंबर में से 51 मेंबर्स के पास, नंबर ऑफ मेंबर है 51, 51 मेंबर्स के पास 90% पेड अप शेयर कैपिटल है। तो साहब वो 51 मेंबर अगर कंसेंट ले लिया आपने तो आपका काम हो गया। बोले बाकी सारे 49 लोगों को मिला के 5% शेयर नहीं है पूरी कंपनी में, ठीक है आप 51 से ले लो। मान लो 51 के पास 70% ही शेयर है, तो और आगे जाओ। मेजोरिटी कब मेजोरिटी मानी जाएगी, नंबर में तो मेजोरिटी होनी चाहिए, 50% से ज्यादा होनी चाहिए, उनके पास 95% पेड अप शेयर कैपिटल भी होने चाहिए। मान लो 51 मेंबर्स के पास 70% शेयर है, तो 52 पे जाओ, 3 पे जाओ, 4 पे जाओ, 5 पे जाओ, जब आपके 95% पेड अप शेयर कैपिटल भी हो जाए, बस ठीक है आपका काम। क्लियर, समझ गए मेरी बात? तो मेजोरिटी से काम हो जाएगा, लेकिन उस मेजोरिटी के पास 95% पेड अप शेयर कैपिटल होनी चाहिए। डन? फिर बोलता है, यहां पे इसने कहा
कंपनी नॉट हैविंग शेयर कैपिटल, वो कंपनी जिस कंपनी में शेयर कैपिटल है ही नहीं, वो कंपनी जिस कंपनी में शेयर कैपिटल है ही नहीं, तो मेंबर्स होल्डिंग, अब शेयर कैपिटल तो बोल नहीं सकते, तो वो कह देगा 95% ऑफ वोटिंग पावर, ये लो सर। तो ये कह देगा कि वो कंपनी जिसकी शेयर कैपिटल नहीं है, तो वो उन मेंबर्स की, अगर वो शॉर्टर नोटिस पे मीटिंग बुलाना चाहता है तो उसे अपने उन 95% से ज्यादा मेंबर की कंसेंट लेनी पड़ेगी जिनके पास 95% या उससे ज्यादा वोटिंग राइट्स। मतलब वोटिंग राइट्स 95% से ज्यादा जिन लोगों के पास है, आप उनकी कंसेंट ले लो, आपका काम हो गया। क्लियर? चलिए सर, इसके बाद नोट कर लीजिए इसको फटाफट से, इसको नोट करके ओके कहेंगे मेरे को जल्दी से। प्रियांशी डन। कनिका डन। ओके चलिए डन। ओ सॉरी, अब बात आती है, अब बात आती है कि प्रॉपर अथॉरिटी, प्रॉपर प्रॉपर अथॉरिटी। तो प्रॉपर अथॉरिटी कौन होता है बेटा? प्रॉपर अथॉरिटी कौन होता है? प्रॉपर अथॉरिटी होता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और एनी अदर पर्सन ऑथोराइज्ड बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। तो या तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, ये पावर किसके पास है साहब? नोटिस कौन देगा? नोटिस देगा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, या फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने ऑथोराइज कर रखा हो, जैसे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने एक डायरेक्टर को ऑथोराइज कर दिया कि साहब तुम नोटिस देना, तुम्हारा काम है नोटिस देना, तो वो डायरेक्टर दे सकता है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने कंपनी सेक्रेटरी को ऑथोराइज कर दिया कि आप नोटिस इश्यू कर दो, तो वो नोटिस के इश्यू कर सकता है। तो इस तरह से अब बात आती है, मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछना चाहता हूं। मान लो कोई अथॉरिटी कुछ अथोराइज्ड वगैरह नहीं है, कंपनी सेक्रेटरी ने नोटिस भेज दिया मीटिंग का, क्या वो नोटिस वैलिड नोटिस माना जाएगा? क्या वो नोटिस वैलिड नोटिस माना जाएगा? कंपनी सेक्रेटरी ने नोटिस भेजा, नहीं माना जाएगा। चलो ठीक है, वेरी गुड। मान लो, मैं सेकंड क्वेश्चन पे आ रहा हूं, एक डायरेक्टर ने नोटिस भेजा, एक डायरेक्टर ने आपको नोटिस भेजा, एक डायरेक्टर ने आपको नोटिस भेजा, नहीं माना जाएगा, नहीं माना जाएगा। क्यों? क्योंकि राइट किसी एक डायरेक्टर के पास नहीं है, राइट किसके पास है? राइट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के पास। चलिए मान लीजिए डायरेक्टर ने नोटिस भेजा और उस नोटिस पे
सारा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर उसको रेटिफाई कर देता है, अपनी कंसेंट दे देता है। डायरेक्टर ने एक नोटिस भेजा और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर उस नोटिस पे अपनी कंसेंट दे देता है, ऑथराइजेशन दे देता है, तो क्या नोटिस वैलिड हो जाएगा? क्या नोटिस वैलिड हो जाएगा? रेटिफाई कर देता है, हाँ साहब, तो नोटिस वैलिड हो जाएगा। तो उस नोटिस को क्या मान लिया जाएगा? वैलिड नोटिस मान लिया जाएगा। तो सिंपली हम तो ये कहते हैं प्राइमा फेशिया। अगर आपके पास एक क्वेश्चन आता है, अगर आपके पास एक क्वेश्चन आता है, क्या कंपनी सेक्रेटरी मीटिंग का नोटिस दे सकता है? नहीं दे सकता। क्या एक डायरेक्टर नोटिस दे सकता है? नहीं दे सकता। नोटिस किसको देना पड़ेगा? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को, या पर्सन अथोराइज्ड बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को। क्या कंपनी सेक्रेटरी और एक डायरेक्टर के दिए गए नोटिस को बोर्ड अथोराइज कर सकता है? कर सकता है। चलिए साहब, बस इसमें इतनी बात करते हैं अपन कि अथॉरिटी किसके पास होती है। ये था आपका फुल पैक्ट सेक्शन, पूरा का पूरा सेक्शन 101। ये हमने पूरी बात की है बेटा सेक्शन 101 की। चलिए अब बात करते हैं सेक्शन 102। सेक्शन 102 मैं आपके 10 मिनट और लूंगा, 10 मिनट, 10 मिनट और कंटिन्यू करेंगे, खत्म करते हैं सेक्शन 102। 10 मिनट का है, 10 मिनट में खत्म। चलिए साहब, तो सेक्शन 102 किसकी बात करते हैं? सेक्शन 102 बात करता है एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट। याद है आपको? पीछे हम कई सेक्शन में हमने पढ़ा कि जनरल मीटिंग में स्पेशल रिजोल्यूशन पास करना होता है तो उसके साथ एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट लगाना पड़ेगा। ये उसी की बात करता है। ठीक है साहब, तो ये कहता है इट इज रिक्वायर्ड, it is required to be annexed, annexed मतलब साथ में लगाना, with notice for, with notice for every special business। ये लो सर, बिजनेस मीन्स मैटर। तो आपने ये कहा कि मीटिंग में जो भी स्पेशल बिजनेस या जो भी स्पेशल मैटर डिस्कस होने वाला है, उस मैटर के लिए आपको एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट लगाना पड़ेगा, हर एक के लिए लगाना पड़ेगा। ठीक है साहब, आगे कहता है एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट कंटेन्स। एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट में क्या क्या आएगा? एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट में क्या क्या आएगा? तो ये कहता है साहब एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट मीनिंग आएगा कि भाई जो बिजनेस, जो काम है वो काम क्या है, उस काम का स्कोप क्या है, उस काम का इम्प्लीकेशन क्या है, इम्प्लीकेशन क्या है ऑफ दैट स्पेशल बिजनेस। कि भाई जो आपका स्पेसिफिक बिजनेस है, जो आप काम, जो आप मैटर डिस्कस कर रहे हो, उस मैटर का मीटिंग में जो चीजें डिस्कस होती है उनको मैटर बिजनेस बोलते हैं। तो हमने कहा कि साहब उसका क्या इम्प्लीकेशन है। ठीक है,
दूसरा, will contain, will contain disclosure, will contain disclosure of interest, will contain disclosure of interest. Whether financial and non-financial in that special business of first every director or manager, every key managerial personnel रिलेटिव ऑफ अबव, रिलेटिव ऑफ अबव। तो ध्यान से सुनिए साहब, ये कहता है एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट में क्या होगा। एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट में आपको बताना पड़ेगा क्या काम है, क्या मैटर है, क्या उसका स्कोप है, क्या उसके इंप्लीकेशन ऑफ स्पेशल मैटर, कि भाई बिजनेस पे क्या इंपैक्ट पड़ने वाला है। दूसरा, आपको ये भी बताना पड़ेगा, आपको डिस्क्लोज करना पड़ेगा इंटरेस्ट। आप क्या उस काम में, क्या उस काम में, क्या उस मैटर पे आपकी कंपनी के जो डायरेक्टर हैं या केएमपी है या उनके रिलेटिव है, क्या उनका उस काम में कोई इंटरेस्ट है क्या। जैसे मैं मुझे किसी कंपनी के साथ ट्रांजैक्शन करना है और वो मेरे डायरेक्टर की कंपनी है, या मेरा डायरेक्टर उसमें काम करता है, या फिर कोई ऐसा काम है जिससे मेरे डायरेक्टर को फायदा हो रहा है, या मुझे अपने डायरेक्टर के रिलेटिव को जॉब पे रखना है, उसको डिस्कस करना है कि भाई रखे या नहीं रखे, तो ये आपको वहां पे डिस्क्लोज करना पड़ेगा। ठीक है साहब। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसी से रिलेटेड, और लिख लेते हैं। क्या कहते हैं सर, मान लीजिए कंपनी कंपनी एंटरिंग विद अदर कंपनी, बाय एनी कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है साहब। तो मेरी कंपनी किसी दूसरी कंपनी के साथ, मेरी कंपनी किसी दूसरी कंपनी के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट कर रही है, कोई कॉन्ट्रैक्ट कर रही है, कोई कंपनी कॉन्ट्रैक्ट कर रही है, in which 2% or more paid up capital hold by directors
प्रमोटर्स एंड KMP ऑफ आवर कंपनी, तो भी आपको डिस्क्लोज करना पड़ेगा। ठीक है, एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट मतलब मेरी कंपनी किसी दूसरी कंपनी के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट कर रही है और उस कंपनी की 2% या उससे ज्यादा पेड अप कैपिटल मेरी कंपनी के डायरेक्टर के पास है या प्रमोटर के पास है या हमारे KMP के पास है, तो साहब उसको भी आपको एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट में डिस्क्लोज करना पड़ेगा। क्लियर? तो तीन चीजें हो गई, मीनिंग, स्कोप, इंप्लीकेशन बताना पड़ेगा। अगर वो डायरेक्टर से, मैनेजर से, उनसे कोई उनका कोई इंटरेस्ट है तो बताना पड़ेगा, या फिर आप किसी दूसरी कंपनी के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो और उस कंपनी की पेड अप शेयर कैपिटल आपके डायरेक्टर, मैनेजर, की मैनेजर, पर्सनल रखते हैं, तो वो डिस्क्लोज करना पड़ेगा। डन? चलिए सर, अब बात आती है सर, लेकिन एक इंपॉर्टेंट चीज है कि एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट केवल स्पेशल बिजनेस के लिए जाता है। एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट केवल स्पेशल बिजनेस के लिए दिया जाता है। इसका मतलब सर ये स्पेशल बिजनेस कौन से होते हैं? तो मैंने कहा बेटा सारे बिजनेस ही स्पेशल होते हैं, केवल चार को छोड़ के, चार काम को छोड़ के सारे काम ही स्पेशल बिजनेस होते हैं। चलिए ये नोट कर लिया, वो केवल एक लास्ट पॉइंट है जो अपन को लिखना है, वो एक लास्ट पॉइंट है, फटाफट से लिख लीजिए। हटा दूं? हाफ हटा देता हूं। तो ऑर्डिनरी बिजनेस कौन कौन से हैं? ऑर्डिनरी बिजनेस बेटा चार काम, केवल चार काम। इन चारों कामों को बोल सकते हो आप ADDE, एडा। एडा एक फुटवियर आता है इस कंपनी का, बहुत ही अच्छा आता है। ठीक है, चलिए, तो ये कहता है पहला, पहली बात हम करते हैं एनुअल अकाउंट्स। एनुअल अकाउंट्स, डायरेक्टर स्टेटमेंट एटसेट्रा। मतलब बेसिकली, एक सेकंड वेट करना, एनुअल अकाउंट आप तो इतना ही लिख लो, एनुअल अकाउंट्स, डायरेक्टर रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये इसी का पार्ट होता है। एनुअल अकाउंट्स
तो एनुअल अकाउंट्स जब डिस्कस किए जाने वाले हो, जब मीटिंग में एनुअल अकाउंट्स रखे जाते हैं तो उसके साथ में डायरेक्टर स्टेटमेंट रखा ही जाता है। तो जिस मीटिंग में आपकी कंपनी के एनुअल अकाउंट्स डिस्कस होने हो तो वो साहब कौन सा मैटर है, वो ऑर्डिनरी मैटर। ठीक है। दूसरा आप बोल सकते हो डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड। जो डिविडेंड डिक्लेयर करना है वो ऑर्डिनरी मैटर है साहब, हर एजीएम में वो डिविडेंड डिक्लेयर किया ही जाता है, तो वो आपका क्या है, ऑर्डिनरी मैटर है। डायरेक्टर अपॉइंटमेंट, इसके ब्रैकेट में जरूर लिखना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इन प्लेस ऑफ रिटायरिंग। डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट भी ऑर्डिनरी मैटर है, लेकिन कब, जब एक डायरेक्टर रिटायर हो रहा हो और उसकी जगह नया डायरेक्टर अपॉइंट किया जा रहा हो, उसकी जगह पे इन प्लेस ऑफ रिटायरिंग, मतलब रिटायरिंग डायरेक्टर की जगह पे नया डायरेक्टर अपॉइंट किया जा रहा है, नॉर्मल मैटर है साहब, ऑर्डिनरी मैटर। ठीक है। फिर आता है अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर। अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर, ये लो साहब। इसके अलावा जितने भी काम है, इसके अलावा जितने भी काम है, ऑल अदर आर, ऑल अदर आर स्पेशल बिजनेस। इसके अलावा सारे कौन से बिजनेस होते हैं, स्पेशल बिजनेस होते हैं। चलिए एक एग्जांपल पूछता हूं मैं इस पे आपसे। एग्जांपल बात कर रहे हैं अपन अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर। डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट, इन प्लेस ऑफ रिटायरिंग डायरेक्टर। रिटायरिंग डायरेक्टर की जगह पे कर रहे हो साहब, तो रिटायरिंग डायरेक्टर की जगह पे कर रहे हो तो ये कौन सा बिजनेस माना जाएगा, ये ऑर्डिनरी बिजनेस माना जाएगा। तो हम कहेंगे एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट नॉट रिक्वायर्ड। यहां पे एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट रिक्वायर्ड नहीं होगा। लेकिन लेकिन आप कह रहे हो फ्रेश अपॉइंटमेंट, बस नया डायरेक्टर, फ्रेश नया डायरेक्टर अपॉइंट किया जा रहा है, तो भाई ये कौन सा बिजनेस माना जाएगा, ये स्पेशल बिजनेस माना जाएगा। और अगर स्पेशल बिजनेस माना जाएगा तो हम कहेंगे एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट रिक्वायर्ड। डन, क्लियर। तो ये हमने बात की है बेटा सेक्शन नंबर 101 और सेक्शन नंबर 102। क्लियर, मैक्सिमम हमने कवर कर लिया। क्लियर है सभी को, किसी को कोई दिक्कत?
नहीं, बस आज इसको रिवाइज जरूर कीजिएगा बेटा, आपके पास सारा मैटर है, इसको रिवाइज जरूर कीजिएगा। डन। सेक्शन 101, 102 मीटिंग्स के बारे में हमने बहुत सारी बातें की है, अभी और भी कई सारी चीजें हैं, लेकिन इसको रिवाइज जरूर करना है। अगर आप इसको रिवाइज नहीं करेंगे दैट इज नथिंग, और रिवाइज करेंगे तो ये आपके कंप्लीट हो गया बस। डन, क्लियर, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।